यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी बकासुरन को। मूवी के शुरुआत में हम लोग चक्रवर्ती नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो एक लड़की को लेकर सुनसान जगह पे आता है इस लड़की के साथ कांड करने के लिए। और दिखने में हमें लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई है। चक्रवर्ती कहता है तुम घबराओ मत, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। तभी वहाँ पर भीमरासु नाम का शख्स आता है। पहले तो वो चक्रवर्ती को काफी ज्यादा मारता पीटता है और फिर बाद में उसके पैर को फाड़ चीट देता है। अब भीमरासु के बारे में बात करें तो वो मंदिर में रहता है और मंदिर की प्रसाद को खाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजर बसर करता रहता है। दूसरे सीन में हम लोग अरुल नाम के रिटायर आर्मी ऑफिसर को देख पाते हैं जो अपना एक क्राइम यूट्यूब चैनल चलाता है और अगर पुलिस वालों को किसी केस में मदद की जरूरत होती तो अरुल उनकी मदद कर केस को सॉल्व करता। और फिलहाल अरुल एक केस को इन्वेस्टिगेशन कर लेडीज पुलिस को उस केस के बारे में बता रहा होता है। अब एक दिन मंदिर में वॉचमैन की बीवी पंडित जी को कहने लगती है कि आने वाले अमावस के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए जरूर आइएगा। अब ये बातें सुनकर भीमरासु उस औरत को कहता है कि मैं भी आपके घर खाना खाने के लिए आऊंगा, जिससे वॉचमैन की बीवी खुश होती है और वो भीमरासु को भी अपने घर खाने के लिए बुलाती है। और इधर अरुल को मालूम पड़ती है कि मेरी भांजी राम्या ने सुसाइड कर लिया। तो अरुल पुलिस के साथ अपने भाई के घर जाता है राम्या की डेथ बॉडी को देखने के लिए। अरुल का बड़ा भाई अरुल को देखते ही कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद राम्या की शादी होने वाली थी। राम्या मुझे बोली थी कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मगर मुझे क्या मालूम था कि राम्या इतनी सी बात से वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि शादी से पहले सारी लड़कियां यही बातें बोलती है। अब पुलिस वाले यहाँ का इन्वेस्टिगेशन कर यही मानकर केस को बंद कर देते हैं कि राम्या ने खुद सुसाइड किया। इधर भीमरासु मनी नाम के शख्स के पास जाकर उसे कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूँ, मुझे भी अपने बॉस के पास कोई काम दिलवा दो। मनी भीमरासु को अपने घर पे बुलाता है और जब अगले दिन भीमरासु मार्केट में होता है तो इसे सुंदरी नाम की एक औरत दिखाई पड़ती है जो भीमरासु को दिल को भा जाती है। भीमरासु बस उसे ही देखता है, उसे फॉलो करने लगता है। भीमरासु को ऑब्जर्व करने के बाद सुंदरी भारी बाजार में भीमरासु को जलील करने लगती है। इधर अरुल अपने बड़े भाई को घर बुलाकर उसे राम्या की फोन मांगने लगता है, बस ऐसा ही रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए। अरुल जब राम्या की व्हाट्सएप को चेक करता है तो उसके व्हाट्सएप में एक वॉइस एसएमएस होता है और उसमें किसी की आवाज होती है जो बोल रहा होता है तुम्हारी शादी होने के बाद मेरी बात माननी पड़ेगी। फिलहाल तो हमें एक बड़ा क्लाइंट हाथ लगा है, तुम अभी के अभी उस क्लाइंट के पास जाओ। अब इस एसएमएस के बाद अरुल समझ जाता है कि राम्या को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अरुल पुलिस ऑफिसर के पास जाकर इस वॉइस एसएमएस को सुनाकर कहता है कि राम्या ऐसे ही सुसाइड नहीं किया सर, इसके पीछे कुछ वजह है, आप मुझे उस ब्लैकमेलर को पकड़ने में मदद कीजिए। अरुल राम्या की फोन में एक नंबर को देखकर अरुल और उसका असिस्टेंट उस शख्स से जाकर मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने राम्या को कॉल क्यों किया। तब ये शख्स बताता है कि सर एक ऑनलाइन में ऐप है, उस ऐप की मदद से लड़कियों को बुक करना होता है। ऑनलाइन में ही एक शख्स मेरे पास कॉल किया और उसने ही मुझे राम्या का नंबर दिया और वो मुझसे बोला कि राम्या मेरे पास आएगी, लेकिन जब मैंने राम्या के पास कॉल किया तो उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, जिस वजह से वो शख्स मेरे पास दूसरी लड़की को भेजा। अरुल इसे कहता है कि तुम फिर से उस शख्स के पास कॉल करो और उसे बोलो कि मुझे फिर से एक दूसरी लड़की चाहिए और ये भी बोलो कि मैं खुद उस एड्रेस पे आऊंगा। अब एड्रेस हासिल करने के बाद अरुल खुद अपने असिस्टेंट गुना को उस एड्रेस पे भेजता है और वहां जाने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि राजा नाम का शख्स अपने टेलर के दुकान के अंदर ब्रूथल हाउस चला रहा है। ये जानने के बाद अरुल राजा को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाता है और उसे राम्या के बारे में पूछता है कि राम्या के बारे में तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, तुम्हें उसके बारे में किसने बताया। और इसी तरह अरुल राम्या के फोन में जो वॉइस एसएमएस होता है वो राजा को सुनाता है। वॉइस एसएमएस को सुनने के बाद राजा कहता है मैंने आज से पहले इस आवाज को कभी नहीं सुना, लेकिन सर राम्या के बारे में सारी डिटेल्स श्वेता नाम की एक एक्ट्रेस ने मेरे पास भेजा और श्वेता का बहुत बड़ा नेटवर्क भी है सर, और उनकी सारी बिजनेस ऑनलाइन में चलता है। अगर मेरी लड़कियां उनके क्लाइंट के पास गई तो मुझे बस थोड़ा सा अमाउंट मिलता है सर। इधर भीमरासु जब मनी के घर जाता है जॉब के लिए तो मनी भीमरासु को जॉब देने की जगह वहाँ अपने घर के काम करवाने लगता है। और इसी बीच इनके घर के लोगों को मालूम पड़ता है कि मनी की बेटी के ऑफिस में एक शख्स मनी की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। तो सबसे पहले मनी की बेटी मनी को लेकर उस शख्स के पास जाती है जो उसे मिलने के लिए बुलाई होती है। तभी वहाँ पर भीमरासु आता है और वहाँ उस शख्स को बहुत ही बढ़िया से पिटाई धुलाई कर उसे एक अच्छा सबक सिखाता है। ये देखकर मनी भीमरासु को धन्यवाद बोलता है और उसे अपने बॉस के पास जॉब दिलवाता है। और दूसरी तरफ भीमरासु डायरेक्ट सुंदरी के घर पे आता है और उसे कहता है कि मेरा उम्र 52 साल है, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया
मगर अब मुझे किसी लड़की के साथ कांड करने का मन कर रहा है, इसीलिए तुम मेरे लिए एक लड़की से सेटिंग करा दो। जिस पर सुंदरी भीमरासु को कहती है, क्या मैं तुझे ब्रोकर नजर आ रही हूँ? अगली बार तुम मेरे सामने आया तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। वहीं हम लोग अगले सीन में देखते हैं अरुल की मदद करने वाली लेडीज पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर होने पे दूसरी जगह चली जाती है। इसके बाद अरुल राजा की मदद से श्वेता नाम की एक्टर से जाकर मिलता है और उसे राम्या के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि सर, मैं इस नेटवर्क को रन करने वाली नहीं हूँ, मैं भी राम्या की तरह फंसी हुई एक मजबूर लाचार लड़की हूँ। फिल्मों में काम करते हुए एक सेक्स वर्कर बन गई। दरअसल राम्या डेविड नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो राम्या के कॉलेज के पास ही जेरोक्स का दुकान चलाता था। शुरुआत में इनकी रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन डेविड ने राम्या को बताया कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, अगर तुम ऑनलाइन में म्यूट वीडियो कॉल करोगी तो वो हमें बहुत पैसे देंगे, बस एक बार की तो बात है। इस तरह से डेविड राम्या को मनाकर उसकी म्यूट वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोग इसी वीडियो का इस्तेमाल कर राम्या को ब्लैकमेल करने लगे। एक दिन राम्या ने उस शख्स के पास कॉल किया और उसे बोला कि मेरी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है, इसीलिए मैं अब इस काम को छोड़ने वाली हूँ। मगर ये लोग राम्या की बात को नहीं माने। इसके बाद अरुल राम्या की फोन में जो वॉइस होती है वो श्वेता को सुनाता है। श्वेता इस वॉइस को सुनकर पहचान लेती है और बताती है कि ये वॉइस कुरविला नाम का एक आदमी का है। कुरविला लड़कियों को जॉब देने के बहाने वह लड़कियों को सेक्स वर्कर बनाता है। इधर भीमरासु उस वॉचमैन के घर जाता है खाना खाने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब वॉचमैन अपने घर आता है तब भीमरासु मौका देखकर उसके बीबी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और उस वॉचमैन को एक गादा लेकर बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है और काफी कुटाई धुलाई के बाद उसके शरीर के हड्डियों को तोड़ देता है और उसे खत्म कर देने के बाद उसके गले से उस चैन को ले जाता है। इधर अरुल कुरविला के पास आता है और उसके लोगों को मार पीट कर उसके सिस्टम को चेक करता है तो अरुल को मालूम पड़ता है यहाँ पर कॉलेज की लड़कियों की कई सारी फोटोज है। अरुल उस हार्ड डिस्क को हासिल कर यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है। इधर भीमरासु एक गर्ल कॉलेज के पास आता है और वहाँ पे सुंदरी से मिलता है। पहले तो सुंदरी भीमरासु को यहाँ पर देखकर थोड़ा शौक हो जाती है और कहती है, तुम अब हॉस्टल भी पहुँच गए, तुम यहीं रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। जिस पर भीमरासु कहता है, मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम है, तुम कॉलेज की लड़कियों के साथ बिजनेस करती हो, अपनी ये नाटक बंद करो और कुछ पैसे लेकर मेरी सेटिंग किसी लड़की के साथ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस बिजनेस के बारे में पुलिस को बता दूंगा। और तब सुंदरी भीमरासु से कुछ पैसे लेकर उसे कल अपने घर पे आने के लिए कहती है। तो वैसे ही भीमरासु अगले दिन सुंदरी के घर पे जाता है तो सुंदरी एक लड़की को बुलाकर भीमरासु के कमरे में भेजती है। मगर थोड़े ही देर में भीमरासु कमरे से बाहर आता है और वो सुंदरी से कहता है कि ये लड़की मेरी बात नहीं मान रही, तो अब तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हारे साथ ही काम कर लूंगा। तो सुंदरी भीमरासु के साथ कमरे में आती है और जैसे ही सुंदरी कमरे के अंदर आती है वैसे ही भीमरासु इसे उल्टा लटका कर इसका गला काट देता है। इधर अरुल कुरविला के गैंग पे कंप्लेन देने के बावजूद भी ये पुलिस वाले इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, यानी कि ये पुलिस वाला उनकी तरफ से रिश्वत खाता है। इसी वजह से ये ना ही कंप्लेन लिखता है और ना ही इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन करता है। और ये पुलिस वाला अरुल से हार्ड डिस्क मांगता है, जिस पर अरुल इसे कहता है कि जब तक आप मेरा FIR दर्ज नहीं करते तब तक मैं आपको हार्ड डिस्क नहीं दूंगा। जिस पर पुलिस वाला कहता है, ये सब तुम सिर्फ राम्या के लिए ही न कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक राम्या के माँ बाप खुद पुलिस स्टेशन आकर अपनी बेटी का FIR नहीं लिखवाते तब तक मैं इस FIR को दर्ज नहीं करूंगा। इसके बाद अरुल अपने भैया और भाभी के पास आता है और जो हुआ उन सारी वाकया के बारे में इन्हें बताता है और राम्या की फोन से उस वॉइस SMS को सुनाकर और उसकी फोन से उसकी वीडियो को दिखाते हैं, जिस पर इसके माँ बाप फुट फुट कर रोने लगते हैं। अरुल कहता है राम्या ऐसे ही सुसाइड नहीं किया, उसे ब्लैकमेल किया गया और इसी वजह से राम्या सुसाइड कर ली, हमें मिलकर राम्या को इंसाफ दिलानी होगी। जिस पर राम्या के माँ बाप कहते हैं, अगर हम इन सारी वाकया के बारे में पुलिस में FIR करेंगे तो ये बातें फैल जाएगी और इस तरह से हम राम्या की इज्जत को उछलने नहीं देंगे। अरुल अपने असिस्टेंट्स को बताता है कि मेरे भैया और भाभी कंप्लेन देने से मना कर दिया, अब हमें ऐसी फैमिली को तलाश करना पड़ेगा जो इसी घटना का शिकार हुआ हो और उनका परिवार इंसाफ चाहता हो और उनकी ही मदद से हम इसके असली गुनहगार को सजा दिलवा सकते हैं। जिसके बाद अरुल और उसका असिस्टेंस ऐसे ही फैमिली की तलाश में लग जाता है और इन्हें काफी ढूंढने के बाद मालूम पड़ जाता है कि दिव्या नाम की लड़की ने सुसाइड की है। अरुल दिव्या के गांव जाकर कर्णन नाम की शख्स की मदद से राजगोपाल नाम के बूढ़े आदमी के घर जाता है
और कहता है मैं आपकी पोती दिव्या के बारे में पता करने के लिए आया हूँ और आपका बेटा कहाँ है। जिस पर राजगोपाल बताता है मेरा बेटा दिव्या के इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते तीर्थ यात्रा पे चला गया। मेरे बेटे के गया 7 महीना हो गया और उसका कोई अता पता नहीं। कुछ दिनों के बाद दिव्या की वर्षी है, पता नहीं उस दिन भी आएगा या नहीं। और तब वहाँ दिव्या के साथ हुआ जो बताने लगते हैं। और तब हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि राजगोपाल का बेटा ही भीमरासु है। भीमरासु अपने गाँव में छोटे मोटे नाटक कर कर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा होता है और उन्हीं पैसों से दिव्या को पढ़ाता है। और बहुत साल पहले ही दिव्या की मां मर चुकी थी और भीमरासु का असली नाम होता है राजशेखर। लेकिन राजशेखर अपने गांव में भीम का कैरेक्टर काफी बेहतरीन प्ले करता है, जिस वजह से गांव के सारे लोग इसे भीमरासु कहकर बुलाने लगे। और दिव्या की जिद की वजह से ही भीमरासु दिव्या की पीजी की पढ़ाई करवाने के लिए उसे हॉस्टल में रखता है। एक दिन दिव्या कादिर नाम के लड़के को अपने घर बुलाती है और उसे अपने दादा और पापा से मिलाती है और कहती है कि मैं इसे प्यार करती हूँ। जिस पर भीमरासु कहता है पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई को खत्म करो और आगे चलकर तुम दोनों ऐसे ही प्यार करते रहे तो मैं तुम दोनों का शादी करा दूंगा। एक दिन कदीर दिव्या के हॉस्टल जाता है और उसे सरप्राइज देकर उसकी बर्थडे विश करता है और उसके हाथों से केक कटवाता है। दिव्या उसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर वार्डन ने देख लिया तो बहुत बड़ी हंगामा करेगी। मगर इसके बावजूद भी कदीर दिव्या को पपिया सपिया लेकर वहाँ से चला जाता है और इत्तेफाक से इनकी पपिया सपिया को हॉस्टल का वॉचमैन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद वॉचमैन दिव्या को अपने कमरे में बुलाता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि तुम दोनों का चुमा चाटी का वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड है, अगर इस बारे में तुम्हारे बाप को मालूम पड़ा तो तुम्हारा क्या होगा। इतना बोलकर वहाँ दिव्या के गले से सोने की चैन को ले लेता है। और वॉचमैन इतना पर ही नहीं रुकता, वहाँ इस वीडियो को सुंदरी को भी दिखाता है और सुंदरी इसी हॉस्टल का वार्डन होती है। इस वीडियो को देखने के बाद सुंदरी और कॉलेज का प्रोफेसर चक्रवर्ती दिव्या से ये कहते हैं कि हॉस्टल की सारी लड़कियाँ हमारी ही बातें मानती है क्योंकि हर एक लड़की का सीक्रेट हमारे पास है और अब तुम्हारा भी सीक्रेट हम लोगों को हाथ लग चुका है। अब तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी, जब हम लोग बोलेंगे तब तुम्हें हमारे क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा। ऐसा बोलते बोलते चक्रवर्ती दिव्या से बदतमीजी से पेश आने लगता है। इसके बाद दिव्या जल्दी से अपने घर आती है और वह इन सारी वाकया के बारे में अपने पापा भीमरासु को बताती है। दिव्या की इज्जत को बचाने के लिए भीमरासु कोई भी एक्शन नहीं लेता। इसके बाद दिव्या अपने पापा के साथ हॉस्टल आती है एग्जाम टिकट को लेने के लिए और सक्सेसफुली एग्जाम टिकट को लेकर वहाँ अपने घर आती है। लेकिन एग्जाम के दौरान ही दिव्या अपने घर में आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद भीमरासु और इसका पिता पुलिस स्टेशन आकर वॉचमैन सुंदरी और चक्रवर्ती के खिलाफ कंप्लेन देने की कोशिश करते हैं, मगर ये पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लेते। इसके बाद भीमरासु एक वकील की मदद से इनके ऊपर केस को ठोकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले सब इस केस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो इस तरह से राजगोपाल अरुल को ये सारी वाकया के बारे में बताता है। इसके बाद अरुल उस वकील से मिलता है और उससे पूछता है कि क्यों पुलिस वाले सब दिव्या की केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। जिस पर वकील बताता है कि अगर दिव्या की केस का इन्वेस्टिगेशन होता तो कॉलेज का नाम मीडिया के सामने आता, जिससे कॉलेज की काफी ज्यादा बदनामी होती। इसीलिए कॉलेज वाले काफी सारे रुपये खर्च किए और दिव्या की केस को दबा दिए और खुद को बचाने के लिए वॉचमैन सुंदरी और चक्रवर्ती को जॉब से निकाल दिया। जिसके बाद ये तीनों अलग अलग जगहों पे जाकर जॉब करने लगे। लेकिन अब दिव्या की केस नहीं चलेगी क्योंकि हाल ही में वॉचमैन सुंदरी और चक्रवर्ती का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद अरुल सोचने लगता है कि जरूर इन तीनों को वही शख्स मारेगा जिसकी जिंदगी इन तीनों की वजह से ही बर्बाद हुई होगी। अरुल कर्नन को कहता है कि किलर ने इन तीनों को अलग अलग तरीकों से मारा है। चक्रवर्ती के टांग को फाड़ डाला, वॉचमैन की हड्डियां तोड़ दिया और सुंदरी को उल्टा लटका कर गला काट दिया। कर्नन अरुल को बताता है कि ऐसा तो महाभारत में हुआ था, भीम ने जरासन की टांगे को चीर कर ही मारा था। जिसके बाद भीम जटासुर को गदे से कुचल कुचल कर मार डाला। इसके बाद भीम ने किचुकड़ू की गला काट कर उसकी जुबान से बत्ती जलाई थी। जिस पर अरुल कहता है यानी इन तीनों का मर्डर भीम के स्टाइल में ही किया गया और दिव्या का फादर नाटकों में भीम का कैरेक्टर ही प्ले करता है ना, शायद वही हो सकता है इन सबको मारने वाला। अगले दिन अरुल और कर्नन कादिर के पास जाकर उसे चेतावनी देने लगते हैं कि दिव्या का फादर भीमरासु ही किलर है और उसका अगला टारगेट तुम ही हो। कदीर कहता है कि दिव्या का फादर भीमरासु ही किलर है, ये मुझे ऑलरेडी मालूम है और उनका अगला टारगेट मैं नहीं हूँ। और वहाँ आगे की कहानी बताता है कि एग्जाम आने पर दिव्या अपने पिता को लेकर कॉलेज गई थी हॉल टिकट को लाने के लिए। उस वक्त दिव्या अपने पापा को बाहर बैठाकर डीन के कमरे में जाती है टिकट लाने के लिए। डीन दिव्या को देखते ही कहता है कि तुम्हारा वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है और तुम्हारे बारे में प्रोफेसर चक्रवर्ती और सुंदरी ने मुझे बता रखी है। अगर तुम अपना हॉल टिकट लेकर एग्जाम लिखना चाहती हो तो बगल में मेरा बेडरूम है, बस 5 मिनट लगेंगे।
अगर तुम सोच रही हो कि बिना एग्जाम दिए घर चली जाऊंगी तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। अब तुम्हारे पास मुझे खुश करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस तरह से कॉलेज का डीन दिव्या के साथ बलात्कार करता है और बलात्कार के बाद बोलता है कि अब तुम जाकर हॉल टिकट्स ले सकती हो, और हाँ, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन उस समय दिव्या इन सारी वाकया को अपने फोन में रिकॉर्ड कर चुकी होती है। इसके बाद दिव्या इस वीडियो को सबसे पहले कादिर के पास भेजती है और कहती है कि मेरे मौत के कारण बनने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिसके बाद दिव्या सुसाइड कर लेती है और कादिर इस वीडियो को भीमरासु के पास भेजता है। तो कादिर अरुल को बताता है कि भीमरासु का अगला टारगेट मैं नहीं, कॉलेज का डीन है। इसके बाद अरुल कानून के मुताबिक दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे दिव्या के बारे में और उस कॉलेज के डीन के बारे में एक वीडियो अपलोड करता है। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे काफी सारे लोग और मीडिया वाले सब इस कॉलेज के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये सब देखकर डीन का लॉयर डीन के पास आकर कहते हैं कि सर, आप जाकर कहीं पे छुप जाइए, हम इस केस को ऊपर नीचा कर आपको कोर्ट से बाइज्जत बरी करा देंगे। इसके बाद डीन के लॉयर सब अरुल के ऊपर केस ठोककर ये साबित करना चाहते हैं कि उस वीडियो में जो कॉलेज का डीन है वो असल में डीन नहीं है, ग्राफिक की मदद से उन्हें रिप्लेस किया गया कॉलेज का नाम बदनाम करने के लिए। अब इस केस में ठोस सबूत न होने की वजह से इस केस को कोर्ट खत्म कर देती है। इधर डीन अपने सुरक्षा के लिए अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने गांव चला जाता है और भीमरासु मनी की मदद से उसके घर में वर्कर की काम को ज्वाइन कर लेता है। सुबह होने के बाद मौका देकर भीमरासु उस डीन के बॉडीगार्ड को मार कुटाई कर लास्ट में डीन को खत्म कर देता है और वहाँ अपने गांव जाकर अपनी बेटी का बरसी करता है। यानी कि 1 साल के अंदर में भीमरासु दिव्या के गुनहगारों को सजा दे डाला। अरुल उसके गांव जाता है और भीमरासु से मिलकर उसे धन्यवाद बोलता है। यानी कि भीमरासु ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ऐसे बड़े बड़े लोगों को कानून के मुताबिक सजा नहीं दिलवा सकते, इन्हें खत्म करना ही बेहतर है। इसके बाद अरुल अपने YouTube चैनल पे आता है और वो लड़कियों को वार्निंग देता है। यानी कि अरुल मोबाइल पर मैसेज देता है लड़कियों के लिए, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।